हाय बैंकर्स, जेआईबी स्टूडेंट्स, एक बात बताइए। बैंक्स में जो एचएनआई कस्टमर्स होते हैं, एचएनआई मतलब कौन? जो बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके अकाउंट में बैलेंसेस होता है, उन कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनके साथ बैंक का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ही बिजनेस बढ़ेगा। तो वो मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या है? गॉट इट? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेनेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज CRM, राइट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आजकल हर एक बैंक ने वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। ओके? बैंकर एंड कस्टमर की रिलेशनशिप क्या होती है? बैंकर एंड कस्टमर की रिलेशनशिप होती है, इट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल इन द नेचर एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। ये डेटर क्रेडिटर की भी हो सकती है, ये बेली बेलर में भी हो सकती है, ये ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की भी हो सकती है, और एजेंट एंड प्रिंसिपल की भी। ये डिपेंड करता है कि बैंक से कस्टमर जो है वो किस तरीके की सर्विस लेना चाहता है। So let's understand what is mutual fund. So mutual fund performs an important role of financial intermediary. जी हाँ, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का रोल परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर ये कलेक्ट करते हैं फंड्स को फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करते हैं उस फंड को इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर टू मिनिमाइज द रिस्क। बिल्कुल सही, म्यूचुअल फंड जो है ये रिस्की होते हैं, इनमें मार्केट रिस्क होता है, पर कंपैरेटिव टू अदर मार्केट्स ये रिस्की कम होते हैं। साथ ही में म्यूचुअल फंड को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 में विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI ने लिया है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है सेबी के थ्रू। साथ ही में म्यूचुअल फंड का एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम बोलते हैं एम्फी, एंड एम्फी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। साथ ही में ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जो कि है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। थैंक यू। लेट्स टॉक अबाउट लीज नाउ। लीज क्या होता है? लीज एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, जहां पर ओनर ऑफ द एसेट अग्रीज दैट अदर पार्टी कैन यूज देयर एसेट, यानी उनकी प्रॉपर्टी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बदले वो उन्हें देंगे लीज रेंटल। जो उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं उन्हें कहा जाता है लेसर, और जिन्हें वो यूज करने को देते हैं उन्हें कहते हैं लेसी। आप क्या करते हैं? आप अपना एसेट उन्हें देते हैं यूज करने के लिए, दैट इज अ प्रॉपर्टी which can be given on both the basis। लॉन्ग टर्म भी आप दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी आप दे सकते हैं, राइट? और भी इसके बहुत से टाइप्स होते हैं। इसके बदले आपको मिलता है लीज रेंटल। इस टाइम के बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज में। फाइनेंसिंग लीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो जाता है एक ऐसी लीज जो आपके एसेट की मेजर लाइफ ऑफ द एसेट के लिए हम उसको लीज पर देते हैं, जबकि हम उसे कम समय के लिए दें तो उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग लीज। मिनिमम और मैक्सिमम सिबिल स्कोर किसी भी कस्टमर का कितना होता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम सिबिल स्कोर इज 300 एंड मैक्सिमम सिबिल स्कोर इज 900, करेक्ट? ये दो फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज गुड सिबिल स्कोर? गुड जो होता है वो डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। जनरली, आई एम सेइंग जनरली 700 इज कंसिडर्ड एज अ गुड सिबिल स्कोर। मिनिमम 700, आगे होगा तो अच्छा ही है। ओके? गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग अदर एज वन वुड वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम। जैसे आप दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करें, वैसा ही ट्रीटमेंट हमें उन्हें देना चाहिए। इसे हम कई बार एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं।
What is monetary policy? So first of all, monetary policy is a tool that is used by Central Bank of the country. जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जिसको RBI यूज़ करता है, जिसके अंदर सेट ऑफ एक्शंस लिए जाते हैं RBI के थ्रू टू कंट्रोल द ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबल करने के लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ मनी या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट RBI परफॉर्म करता है बाई मंथली बेसिस पे, यानी कि हर 2 महीने में. इन 1 फाइनेंशियल ईयर 6 टाइम्स रिव्यूज़ देखे जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉनेटरी पॉलिसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. What do you mean by the term break-even point? Break-even point कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमिन करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट पर जाएगी. कैसे? जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, ये वो सिचुएशन है जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही कवर कर लेती है, लेकिन दे अर्न ओनली इनफ टू कवर द कॉस्ट, यानी वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर होते हैं. बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाना शुरू करती है, और इसके ऊपर का पॉइंट जो हम एज अ बजटेड एरिया गैप कवर करते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी अर्निंग्स की जाती हैं टिल द टाइम हमारे एक्सपेक्टेड बजटेड एरिया के लिमिट तक कि हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स इतना होगा, तो वो वाला पोर्शन कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आजकल हम लोग सारी वेबसाइट्स पर एक कंसेप्ट देखते हैं, चैट बॉट. बस आप वेबसाइट पे जाइए, एक चैटिंग के लिए कोई ना कोई ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाता है. So that chatbot is a part of which technology? Which technology? किस टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो? किसकी वजह से वो सब आया है? That is a part of AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए, ये टेक्नोलॉजी आपको RBWM, JIB में स्टडीज को भी है. ओके, सो chatbots are a part of your AI technology, artificial intelligence. Okay? महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी दी है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, और इसमें उन्होंने कहा है कि पूंजीपतियों के पास, कैपिटलिस्ट के पास जो भी पैसा है, वो पैसा उन्हें अपने पुअर पीपल, जो वेलफेयर है सोसाइटी का, उसके लिए खर्च करना चाहिए. दैट मीन्स उन्होंने कहा है कि जो पूंजीपति हैं उनको एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए और सोसाइटी के वर्कर के भले के लिए काम करना चाहिए. जो भी पैसा उनके पास है वो सारा का पैसा उनका नहीं है, बल्कि सोसाइटी का भी है. बाय नाउ पे लेटर, ये कंसेप्ट किस कार्ड में यूज होता है? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? बाय नाउ पे लेटर, ये कंसेप्ट किस कार्ड में होगा? इट इज इन क्रेडिट कार्ड्स. बाय नाउ पे लेटर. और डेबिट में क्या होता है? बाय नाउ पे नाउ, मतलब अभी लीजिए और अभी पेमेंट कर दीजिए. ओके. एथिकल बैंकिंग के 4 प्रिंसिपल होते हैं. नंबर 1 इज इंटीग्रिटी, नंबर 2 इज न्यूट्रलिटी, नंबर 3 इज रिलायबिलिटी और नंबर 4 इज ट्रांसपेरेंसी. एथिकल बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, और जब तक हम इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तब तक एथिकल बैंकिंग जो है कंप्लीट नहीं होती. तो ये 4 प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये 4 मेन प्रिंसिपल हैं एथिकल बैंकिंग के. What is inflation? First of all, inflation is a concept that refers to a sustained rise in the general level of prices
of goods and services in an economy over a period of time. It means किसी भी इकोनॉमी में एक certain period of time में अगर goods and services के general prices if they keep rising, अगर वो continuously बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन आने से कुछ सर्टेन इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखे जाते हैं। इन्फ्लेशन आने से हमारा जो मनी वैल्यू है वो गिरता है। मनी वैल्यू मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल रिड्यूस, क्योंकि कम चीज़ को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा प्राइसेस राइज होने की वजह से, जो हमारी मनी की वैल्यू को गिरा देते हैं। इन्फ्लेशन आने के दो कॉजेज हैं इकोनॉमी में, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसमें डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसमें कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है। साथ ही में बात करें हम तो कुछ मेजर प्राइस इंडाइसेस हमारे पास हैं टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, दैट इज CPI, WPI एंड IIP। क्या इंडिया में एक माइनर अपना अकाउंट ओपन करा सकता है? यस, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल है वो अपना अकाउंट ओपन करा सकता है इंडिया में, चाहे वो माइनर हो या वो मेजर हो। पर माइनर अकाउंट आपको गार्जियन के साथ ही ओपन करना पड़ता है और कोई भी माइनर 10 साल के बाद अपने अकाउंट को, अपने डिपॉजिट अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकता है व्हेन ही इज अबव द 10 years of age. What is law of demand? The law of demand states that the price and quantity demanded have an inverse relation with each other. जी हाँ, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव रिलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी राइज होंगे, बढ़ेंगे, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक वो गिरेगा। प्राइस बढ़ते ही क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा और प्राइस गिरते ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। और इट्स वेरी बेसिक, दैट्स अ जनरल थिंग दैट वी सी इन द मार्केट कि प्राइस बढ़ने पे हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करते हैं, पर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो डू रिमेंबर, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव अ इनवर्स रिलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट दो इंपॉर्टेंट टर्म और हैं जैसे कि डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल मीन्स जब आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिमांड कर्व मीन्स जब आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को ग्राफ पर शो करते हैं। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो इसका स्लोप जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी हैव व्हाट? इनवर्स रिलेशन। Let's talk about depreciation today. Depreciation क्या है? Depreciation यानी किसी भी tangible asset, यानी वो assets जिनको हम टच कर सकते हैं और वो हमारे बिजनेस को इनकम जनरेशन में और हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, उनकी वैल्यूएशन धीरे धीरे कम होने लगती है। उनकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि वी आर यूजिंग इट। देन सेकेंडली टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीसेंस आती है, वियर एंड टीयर आता है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीसेंस यानी न्यू टेक्नोलॉजी आने से जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो पुरानी हो जाती है। ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो मैकमिलन बुक के अंदर गिवन है उसके अंदर उन्होंने 4-5 मेथड्स को डिस्कस किया है, यानी फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड इज WDV, third is units of production method, fourth is sum of digit method, and last is double declining method. What is microfinance? So it is a form of financial service which provide small loans and other financial services to the poor and low income household. जी हाँ, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस देता है जहाँ पे हम स्मॉल लोन या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों को देते हैं जो पुअर या लो इनकम हाउस होल्ड से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस हाउस होल्ड? इसका मतलब आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है अप टू 3 लाख होना चाहिए तो आप पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड कहलाओगे, और फैमिली में हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन विल बी काउंटेड। साथ ही में माइक्रो फाइनेंस कंसिस्ट करता है सर्टेन सर्विसेज को, जैसे कि माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट,
म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इन तीनों में से एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये जो टाइप है, इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What do you mean by income tax? Income tax is basically a direct tax and which is a compulsory payment of amount to the गवर्नमेंट। यानी डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, जिस पर वो लेवी होते हैं उसी सेम पर्सन को उसके ऊपर टैक्स भी देना होगा। इफ मिस्टर एक्स इज द वन जिन्होंने सैलरी कमाई है तो उन्हें ही उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ओवरऑल इनकम टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स, ये डिफरेंट इनकम पर लगती है, तो ये कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, और इसमें ओवरऑल 5 हेड्स हैं। सबसे पहला हेड है सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन्स एंड लास्ट इज अदर सोर्सेस। सो ओवरऑल इन 5 हेड्स में हमारी पूरी इनकम्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन्युइटीज? एन्युइटीज का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे की जा रही है। जैसे कि हम रेंट पे करते हैं मंथली, या फिर कार की पेमेंट्स करते हैं, तो एनी पेमेंट विच इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टू इट इज फिक्स्ड, दे आर कॉल्ड एन्युइटीज। बेस्ड अपॉन द टाइमिंग ऑफ एन्युइटीज कि हम उसे किस समय पर पे करते हैं, उसके बेस पर ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड सेकंड इज एन्युइटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युइटी हम लोग डिफाइन करते हैं उस स्पेसिफिक तरह की एन्युइटी को जहां पर हम जो पेमेंट है वो हम करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। जैसे हम लोग बॉन्ड्स की जो पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि आफ्टर द 6th मंथ हम उसको आफ्टर एवरी 6 मंथ उसको पे कर रहे हैं, तो वो आ गई हमारी ऑर्डिनरी एन्युइटी। जबकि एन्युइटी ड्यू हुई जो पेमेंट्स हम लोग मंथ की या फिर टाइम पीरियड की बिगिनिंग में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट नॉर्मली पे किया जाता है फर्स्ट वीक के अंदर, है ना। सो वंस यू मूव टू दैट एरिया आप तब पे करते हैं और हर मंथ आप उसको रेगुलरली पे करते हैं। हाय बैंकर्स, CIB स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECIB WTPC? पूरे वर्ड का फुल फॉर्म एक साथ, ECIB WTPC. This is a important topic in your BFM मॉड्यूल A. अब आप मुझे इसका मतलब बताइए। इसका मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स, ECIB, और WT मतलब होल टर्नओवर और PC मतलब पैकिंग क्रेडिट। सो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, होल टर्नओवर, पैकिंग क्रेडिट। Do you know what is the meaning of locus of control? The locus of control is actually the degree to which people believe that they as opposed to external forces. That means जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है अभी, उसके लिए आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, खुद को या फिर किसी और को। अगर आप खुद को मानते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और अगर आप डेस्टिनी को, फेट को अगर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। Let's understand the legal term of BRPL, Contract of Indemnity. Section 124 Contract of Indemnity का definition बताता है। इसका एक कहावत है, करे कोई भरे कोई, और legal definition है, it is a contract by which one party promises to save the other from the loss likely to caused to him. इसमें 2 पार्टी होती हैं। The first is indemnity holder, the second is indemnifier. So indemnifier को promiser भी बोलते हैं, और indemnity holder जिसको indemnified भी कहा जाता है, वो आप लोग का promisee होता है। What is the difference between router and switch? router जो है ये डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और जो स्विच है
वो डाटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। रूटर हम हर जगह देखते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो घर हो, जहाँ पर भी हम इंटरनेट या जहाँ पर भी नेटवर्किंग की बात होती है वहाँ पर हम लोग रूटर को देखते हैं। स्विचेस जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक्स में और जो कंपनीज है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बेसल 2 में कौन कौन से रिस्क कवर किए गए? बेसल 2 में कौन कौन से रिस्क? दे आर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशंस रिस्क। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पिलर होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसमें ये 3 रिस्क कवर किए गए, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑप्स। ठीक है, What do you understand by the word Pygmalion effect? Pygmalion effect क्या होता है? Pygmalion effect होता है जो आपके लिए हाई एक्सपेक्टेशन सेट करता है। दैट मीन्स अगर आपके मैनेजर को आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी उतनी ही अच्छी होगी। दैट मीन्स दिस इज अ सिचुएशन वेयर हाई एक्सपेक्टेशन lead to the improved performance and low expectation will lead to the worse performance. Let's understand the legal term of BRBL, contract of bailment. ये भी स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। बेलमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी कोई सामान को डिलीवर करता है दूसरे पार्टी को फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है वो सामान ले लेता है। सो सेक्शन 148 जो कि डिफाइन करता है आप लोग का बेलमेंट, सो इट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। सो जो पर्सन सामान को डिलीवर करता है उसे बेलर कहते हैं और जिसको डिलीवर किया है उसको बेली कहते हैं। डॉज अटैक और डीडॉज अटैक में क्या डिफरेंस होता है? जो डॉज अटैक होता है वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू सर्वर पे किया जाता है। डीडॉज अटैक जो होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के थ्रू किया जाता है। डॉज अटैक के अंदर जो छोटा सर्वर है उस पर किया जाता है और सर्वर को बिल्कुल जैम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। डीडॉज अटैक जो है ग्रुप ऑफ हैकर्स के थ्रू किया जाता है बड़े सर्वर के ऊपर, जहां पर एक दिन में लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग जहाँ पे सर्फिंग करते हो, जिस पर्टिकुलर सर्वर पे लॉगिन करते हो। एडवाइजिंग बैंक का जो रोल होता है इंटरनेशनल फाइनेंस में, एलसीज में, एडवाइजिंग बैंक का मेन रोल क्या होता है? एडवाइजिंग बैंक, उसके 2 जॉब्स होते हैं, 2 रोल्स होते हैं। नंबर 1, चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी, ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस। और नंबर 2, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको प्रिंट आउट लेकर उसको बेनिफिशियरी मतलब सेलर तक पहुंचाना। ये जो 2 रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर द रोल्स ऑफ द एडवाइजिंग बैंक इन द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। We understand what is the meaning of moonlighting? मूनलाइटिंग का मतलब होता है जब आप अपने काम को करते हुए और वर्किंग आवर्स में कहीं और भी जॉब करते हैं, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द होल्डिंग अनदर जॉब ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसे कहते हैं मूनलाइटिंग, जिसके तहत अभी विप्रो ने काफी सारे एम्प्लॉय को फायर भी किया है। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स अबाउट प्लेज। सो प्लेज का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से लोन लेता है और उसके बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। सो सेक्शन 172 से द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सो जो पर्सन लोन लेता है उसको प्लेजर बोलते हैं और जिससे लोन लिया उसको प्लेजी बोलते हैं। और फिशिंग में क्या डिफरेंस होता है? रैनसमवेयर जो होता है ये एक टाइप का अटैक है जिसके अंदर जो हैकर होता है वो किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी फाइल के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम में रैनसमवेयर भेजता है और वो रैनसमवेयर आपके सिस्टम में
जो भी पीडीएफ फाइल्स और जो भी आपकी वर्ड की फाइल्स, एक्सेल की फाइल होती है, उनको लॉक लगा देता है। फिशिंग के अंदर जनरली आपका जो पर्टिकुलरली सोशल नेटवर्किंग के जो पासवर्ड्स और यूजर आईडी हैं उनको एक्सेस करवाया जाता है। What is the maximum duration of T-bills, treasury bills? Maximum duration. Yes, it is 364 days. Correct? देखिए, मैं T-bills जो होते हैं वो 91 days, 182 days एंड 364 days, ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 months के नीचे भी बिल्स होते हैं, उसे कहते हैं CMB, कैश मैनेजमेंट बिल्स। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके CIB BFM में। ओके, सो स्टडी वेल। क्या आप जानते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट क्या होता है? मेयर एक्सपोजर इफेक्ट वो होता है जहां पर इंडिविजुअल उन चीजों को लोग की प्रेफरेंस दिखाते हैं जिनसे वो पहले से ही फैमिलियर होते हैं। दे शोज अ प्रेफरेंस फॉर थिंग they are more familiar with. That is, we called it as a mere exposure effect. Let's understand the topic of contract of agency. Section 182 of Indian Contract, जो कि स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डेफिनेशन बताता है। सो एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर एंड the person for whom such act is done, it is called principal. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आप लोग का देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ये 3 एक्ट को मिला के बनाया गया है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जब हम इन तीनों एक्ट को मिलाते हैं तब जाके इंडस्ट्रियल कोड 2020 बनाए। और ये क्वेश्चन इस बार दिसंबर के HR इलेक्टिव के पेपर में आया भी हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द लीगल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सेक्शन 126 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 पार्टी होता है, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। सो इट इज अ गारंटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस or discharge the liability of a third person in the case of principal debtor default. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आप लोगों का ओरल रिटन दोनों वे में हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के एक मेजर डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वहाँ पर जो है जो डोनेशन जो दे रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, तो वो एक जो एनानिमस जो सारी डिटेल्स मेंटेन की जा रही थी उसकी वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इसी में क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो क्रोनी कैपिटलिज्म बेसिकली क्या होता है, जब जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में उसके साथ जो है बिजनेस रिलेशंस के साथ, बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं बिजनेस हाउसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स को जो है कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो टाइप की इकोनॉमी जो है जनरेट होती है उसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म काइंड ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। उसमें इज अ काइंड ऑफ जो नेचर होता है वो कैपिटलिज्म का होता है, जिसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर अपडेट दिया था जो कि रिलेटेड था की फैक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड। की फैक्ट स्टेटमेंट को RBI धीरे धीरे कंपलसरी करने जा रहा है द फेस्ड मैनर, जिसमें सभी बैंक्स को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने कस्टमर को एक डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोन और लोन से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट रेट या अदर जो है चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस है, वो जो सारी चीज़ें लग रही हैं, इफेक्टिव एनुअल परसेंटेज रेट एक्चुअल में कितना होगा वो जो है कस्टमर को इन डिटेल बताना पड़ेगा। और ये जो स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा इसको हम की फैक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। ये की फैक्ट स्टेटमेंट पहले जो है छोटे लोन्स के लिए, माइक्रो लोन्स के लिए ऑलरेडी जो है प्रोवाइड किया जाता था और ऑनलाइन अगर फिनटेक कंपनीज लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब ये रिटेल कस्टमर्स के लिए और MSMEs के लिए इसको जो है धीरे धीरे मैंडेटरी कर दिया जाएगा और RBI इसके लिए जल्द ही सर्कुलर्स वगैरह जो है इशू करेगा। थैंक यू वेरी मच।